दूर भाग भाग कर मेरे सारे काम कतरनी करने का बोला तो कहने लगा भाभी टैक्स लगेगा और फाइल भी जमा करवानी पड़ेगी। मैंने सोचा रात होगी देख लूंगी। रात हुई तो होश उड़ गए। इतना कपड़े अलमारी में लटकते हुए बोला चुल्लू भाभी अब ये कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे। मैं अपना बाजू छुड़ाने चिल्ला रही थी लेकिन इसने मेरी बात ही ना सुनी। ताव ने खुदा का खौफ करो। तुम्हारे भाई को पता चल गया तो क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में? मैंने अपने देवर को अपने शौहर का खौफ दिलाना चाहा लेकिन इसके सर पर तो जुनून सवार था। इसने मेरी एक ना सुनी। वो मुझे बाजू से खींचता आगे बढ़ रहा था। मैं अपना पूरा जोर लगा रही थी लेकिन खुद को छड़ा नहीं पा रही थी। मुझे कमरे में रखा और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं फटी फटी देवर के जाने को देख रही थी जो अब आंखें भरे मेरे जाने पर था। फिर से रोने लगी। मुझे जाने दो प्लीज। और फिर मेरी आवाज़ गिले में ही अटक कर रह गई। इसने मेरे गिले पर रसीद किया। मैं तो हैरान और परेशान रह गई। मुझे अपने देवर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अभी कल ही की तो बात थी जब देवर मेरे सामने नज़र झुकाकर बात करता था। कभी इसने आंख उठाकर मुझे नहीं देखा था और आज वो क्या करने जा रहा था मेरे साथ। ये सोचकर ही मेरी रूह तड़प गई और मैं अपनी इस नाकाबिले बर्दाश्त जिंदगी के बारे में सोचने लगी कि ऐसी कौन सी गलती हो गई थी मुझसे जो देवर मुझे यहाँ तक ले आया। मेरी शादी ऐसे शख्स से हुई थी जिसका आगे पीछे कोई नहीं था सिवाय एक छोटे भाई के। ना बाप, ना माँ, ना कोई बहन, ना रिश्तेदार। मेरे रिश्ता के वक्त ही मेरे वालिद ने बताया था कि शौहर की गैर मौजूदगी में सारा काम देवर करता है। वो सब उठकर अपने लिए और अपने बड़े भाई के लिए नाश्ता बना देता था, कपड़े धो देता, 2 दिन बाद मेरे पूरे घर की सफाई कर देता, शाम का खाना बाहर से ले आता। वो पढ़ाई में भी अच्छा था। जब चाय बनाती तो अपने भाई के लिए भी बना लेती। मैं ये सब सुनकर हैरान रह गई। वो सीधा सादा मासूम सा लड़का काफी मेहनती था। फिर मेरे शौहर ने मेरा हाथ थामते हुए कहा कि मेरा भाई बहुत छोटा था जब माँ बाप एक ही हादसे में हमें छोड़कर चले गए। मैंने अपने भाई का पेट पालने के लिए कम करना शुरू किया। मेरे भाई को कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। वो अल्लाह के करम से पिल गया और अब तुम आ गई हो ना, तो इसका ख्याल रखना। इसे अपने छोटे भाई या बेटे जैसी मोहब्बत देना। मैंने ये सब बातें खामोशी से सुने। इसे देखकर मेरे दिल में ख्याल आया और मैंने फौरन अमल करना जरूरी समझा। जिस दिन मैंने इसे प्यार से पुकारा, छोटे, इसने अदब से जवाब दिया। इसकी नजरें झुकी हुई थीं। इसके चेहरे पर मुझे खौफ दिखाई दे रहा था। मैंने कहा, सुना है तो नाश्ता बहुत अच्छा बनाते हो। मैं भी तुम्हारे हाथ का नाश्ता करना चाहती हूँ। मुझे करोगे नाश्ता? मेरे पूछने पर इसने सर उठाकर मुझे देखा। इसकी आंखों में हैरानी थी। आप बैठे, मैं अभी बना देता हूँ। वो खुश हो गया और फिर खुशी खुशी नाश्ता बनाने लगा। मेरा प्लान कामयाब हो चुका था। मैं खानगड़ा ही लेते अपने कमरे में वापस आ गए। अपने बिस्तर पर लेटकर मोबाइल चलाने लगी। 10-15 मिनट के बाद ही जूनियत गर्म गर्म नाश्ते के साथ हाजिर हो गया। मैंने खूब अच्छे से नाश्ता किया। इसके बाद मैं फिर सो गई। जब उठी तो लंच टाइम था। गर्मियों का मौसम था और अब मेरा कुछ बनाने को दिल नहीं कर रहा था। मैं कुछ सोचते हुए कमरे से निकली और जूनियत के कमरे की तरफ बढ़ी। वो पढ़ रहा था। मैंने इसे कहा कि नाश्ता तो बहुत अच्छा बना था। अब ऐसा करना, लंच भी तुम बनाना। बिरयानी बना लेना। तुम्हारे भाई भी शौक से खाते हैं और मैं भी तुम्हारे हाथ की बिरयानी चख लूंगी। इसके बाद तो सारा काम मैं नहीं करना है। ये बात सुनकर उसके चेहरे पर परेशानी उभरी। भाभी, वो दरअसल मेरा कल पेपर है। फिर कहने लगा, मैं कोशिश करता हूँ। मैं जानती थी वो मेरी बात टाल नहीं सकता और वैसे भी इसने पढ़ लिख कर कौन सा अफसर लग जाना है। इसे बिरयानी का बोलकर मैं अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग पर चली गई। 3 घंटे बाद लौटी तो सारा घर चमक रहा था। मैं समझ गई कि सफाई हो गई है। अक्सर मैं इसे बनाने के लिए कहती और अक्सर मेरा देवर, इसे मैट्रिक के पेपर हो गए थे और अब वो फ्री होता था तो सारा घर का काम भी वही करता था क्योंकि मैं तो नाश्ते के फौरन बाद सो जाती थी और उठकर अपने कमरे की सफाई कर लेती।
शाम का खाना भी देवर बनाता और शौहर के आने पर मैं रोटी बना लेती और चाय भी, जिससे शौहर को लगता कि सारा काम मैं करती हूँ। हफ्ते बाद कपड़े मेरा देवर धो देता। वो खामोशी से सारे काम कर लेता था। मेरा देवर अब कॉलेज जाने लगा। इसका कद लंबा हो गया, लेकिन अब भी मैं इससे काम करवाती थी। इसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब वो अक्सर देर से घर आता था। एक दिन वो मेरे पास आया और कहने लगा कि कल मुझे फीस जमा करवानी है। अब रात को भाई से बात कर लेना, मैं जरा देर से घर आऊंगा। इसकी बात सुनकर मेरे दिल में ख्याल आया कि पैसे दे दूं। कॉलेज की फीस कम से कम 1 लाख तो होगी ना। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरा शौहर फजूल में इतने पैसे अपने भाई को दे दे। चुनांचे शाम को मैंने शौहर को बताया ही नहीं। और सब हुई तो मैंने पैसों का पूछा। मैंने झूठ बोला और कहा कि तुम्हारे भाई की तनख्वाह में कटौती हो गई है, इसलिए पैसों का इंतजाम नहीं हो सका। ये सुनकर देवर परेशान हो गया। मैं भी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गई और देवर भी, अलबत्ता जिस दिन जिस वक्त मुझे देवर फुर्सत मिलता मैं इससे काम पर लगा देती। मुझे शुरू ही से काम करने की आदत नहीं थी, बल्कि यूं कहूं कि मैं कामचोर थी। मैंने सोचा था ससुराल जाकर नौकरानी रख लूंगी, लेकिन यहाँ मुझे मुफ्त में काम करने वाला देवर मिल गया था, इसलिए अब नौकरानी की भला किया जरूरत थी। जिस दिन शौहर घर होता मैं बीमार होने का बहाना बना लेती और शौहर खुद खाना बाहर से ले आता। सारे बर्तन धोकर और किचन साफ करके सोता। मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक दिन मेरे शौहर ने देवर से पूछ लिया कि तुम रात गए तक कहाँ रहते हो। इस पर देवर ने कहा, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। देवर ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया और चला गया। पहले तो मैं डर गई कि कहीं देवर फीस का जिक्र ही न कर दे, क्योंकि देवर के नाम पर मैं अक्सर अपने शौहर से पैसे लेती थी। वक्त गुजरता गया। देवर अब बड़ा हो चुका था। वो किसी काम के सिलसिले में शौहर से बाहर चला गया और 2 महीने में किसी मुश्किल से गुजर रहा था। मैं ही जानती हूँ। मुझे पूरे घर का काम करना पड़ता था, जो मुझसे होता नहीं था। मेरे तो जैसे होश ठिकाने आ गए। देवर ने घर को जाने कैसे संभाल रखा था। हर चीज परफेक्ट होती थी। अब हर जगह बर्तन दुखते रहते थे। भाभी, दोस्त के पास रावलपिंडी रहता हूँ। पढ़ाई जैसे ही खत्म होगी वापस आ जाऊंगा। 5 साल बीत गए और फिर एक दिन देवर वापस आ गया। इसका हर तरह से ख्याल रखा। देवर भी बहुत खुश नजर आ रहा था। वो पहले से काफी निखर गया था। शाम हुई तो मैंने देखा देवर अपने कपड़े इस्त्री कर रहा था। मैंने इससे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तुम अपने भाई के भी कपड़े इस्त्री कर दो। देवर ने ये बात सुनी और कहा कि भाभी, इस काम का टैक्स लगेगा और फाइल भी जमा करनी होगी। इसकी बात सुनकर मैं हंसी। मुझे लगा मजाक कर रहा है। चुनांचे मैंने कहा, ठीक है, मैं टैक्स अदा कर दूंगी। देवर ने सारे कपड़े इस्त्री कर दिए और फिर जैसे ही शाम हुई तो मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी के सबसे खौफनाक रात बनने वाली है। शाम होते ही देवर मेरे कमरे में आया और कहा कि चुल्लू भाभी, फाइल जमा करवानी है। काफी संगीन था। मैंने पूछा, किस फाइल की बात कर रहे हो? इसने कहा, चुल्लू, बेहतर ही पता चलेगा। और अपना बैग उठाते ही कमरे से बाहर निकल आया। लेकिन देवर ने आगे बढ़कर झटके से मेरे बाजू पकड़ लिए। मुझे तो जैसे करंट लगा था, जैसे मैंने कभी मुझे नजर उठाकर नहीं देखा था। इसने आज मुझे छुआ था और वो भी इस तरह। ये बहुत बड़ी बात थी। ये क्या पता नहीं है? छोड़ो मेरा हाथ, मैंने गुस्से से कहा। छोड़ दूंगा, पर पहले सारे हिसाब बराबर करने हैं। देवर का अंदाज कुछ ऐसा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हो गई। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन देवर मुझे खींचता हुआ ले गया। तुम्हारा भाई तुमसे नाराज हो जाएगा अगर इसे पता चला तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे हो, मैंने कहा। इसने मुझे अपने कमरे में ले जाकर एक जोरदार थप्पड़ मुझे मारा। ये थप्पड़ इसलिए कि अपने भाई को हमेशा धोखा दिया। वो गुस्से से लाल पीला हो चुका था। मैं तो हैरान रह गई थी। फिर इसने एक फाइल उठाई और मेरे सामने फेंकी। अब जो छप छप कर बिजनेस कर रही है, इसकी तफसील है। अब जितना भी टैक्स है वो आपको अदा करना होगा।
वो क्या बोल रहा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। और ये देखें, मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। जानता हूँ आप गलत काम से कमाती हैं, लेकिन इससे पहले कि इनकम टैक्स वाले आपको लेकर जाएं, खामोशी से टैक्स अदा कर दें। इसने अपना कार्ड मेरे सामने किया और मैं हैरान रह गई। वो वाकई ऑफिसर बन चुका था। इतना लंबा और संजीदा। ये सारा काम किया था जानती हो? जब आप पहली बार इस घर में आए थे तो मैंने आपको भाभी नहीं, मेहमान समझा था। मैं प्यार का भूखा बच्चा था। मैं थक गया था अपने नन्हे हाथों से काम करते करते। पर आपने क्या किया? आपने मुझे नौकर बना लिया। देवर की आंखों में आंसू आ गए। मेरा सर शर्म से झुक गया। मैं जानता था अगर मैंने इनकार किया तो आप मुझसे नफरत करेंगे, भाई को मेरे खिलाफ भड़काएंगी। इसलिए मैं खामोशी से आपकी हर बात मानता गया था। आज मैं तो जैसे जमीन में गुड़ गई थी। आप चाहती तो नौकरानी रख लेती, पर नहीं। आपको मुफ्त में सब मिल रहा था। मैंने उनकी मिन्नत की कि मैं आपसे मुआफ़ी चाहती हूँ। अपने दोस्त के कहने पर शौहर से छप कर बिजनेस शुरू कर लिया था। अब वक्त यही था कि मैं तौबा कर लूं, अपने देवर से भी मुआफ़ी मांग लूं और सारे पैसे इसे दे दूं। मैंने सारा हराम का पैसा इनकम टैक्स वालों को दे दिया। देवर से मुआफ़ी मांगी। देवर का ये एहसान काफ़ी था। इसने शौहर के सामने मेरी इज्जत रखी थी और फिर इसी दिन ने सुधर गई। पैसा तो आने जाने की चीज़ थी, असल चीज़ तो रिश्ते थे जो मैं अब खोना नहीं चाहती थी। ना शौहर को, ना अपने भाई जैसे देवर को।